इंडियन सदर की जानिब से नरेंद्र मोदी के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी नई हुकूमत की तश्कील तक निगरान वजीर आजम की जिम्मेदारियां निभाएंगे। मगर नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद मुसलसल तीसरी बार शायद वजीर आजम तो बन जाएं, लेकिन पावर, पैसे और प्रेस के इस्तेमाल के बावजूद नरेंद्र मोदी इंडियन इलेक्शन में मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम रहे। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। जिनको यहाँ पहुँचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। न यहाँ कोई उठा सकता है न बिठा सकता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। पावर, पैसे और प्रेस के हवाले से तफसील आपके सामने रखने से कबल इंडियन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर शाया किए गए नताइज के मुताबिक बीजेपी 240 नशिस्तों पर कामयाब हुई है कि जो 2019 में जीती गई सीटों से 60 नशिस्तें कम हैं, जबकि कांग्रेस इत्तेहाद को 2.5 गुना से जायद सीटें मिली हैं। इलेक्शन से वाज़ेह हो गया है कि बीजेपी सरकार को सियासी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनानी होगी और यकीनन वो हुकूमत इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल भी होगी, कॉम्प्रोमाइज भी होगी, कानून साजी में भी मुश्किलात का सामना करेगी। जबकि दूसरी तरफ इंडियन इत्तेहाद भी दीगर जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है। आज दिल्ली में बीजेपी की सरबराही में कायम इत्तेहाद एनडीए की मीटिंग हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरबराह जेपी नड्डा और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार भी मीटिंग में मौजूद थे। नरेंद्र मोदी के मुस्ताफी होने के बाद यह बहस एक बार फिर जोर पकड़ गई है कि नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह वजारत उज़्मा संभाल सकते हैं और यही बात दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल मुतअद्दिद बार पहले भी कह चुके हैं कि वजीर आजम मोदी नहीं बल्कि अमित शाह बन रहे हैं। जबकि बीजेपी का कहना है कि आइन में ऐसी कोई कदगन मौजूद नहीं, मगर वाज़ेह रहे कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी के अलावा साबिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह, साबिक वजीर खारजा एस जयशंकर और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हो सकते हैं। जबकि अमित शाह और राजनाथ सिंह के मुसलमानों के हवाले से ख्यालात किसी से ढके छुपे नहीं। अमित शाह ने दिल्ली के वोटर्स को पाकिस्तानी करार दिया था, कि जिस पर केजरीवाल ने उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया था। अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा 2 लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता। उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा। दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है। क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है। क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया। क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी? इसके अलावा नीतीश कुमार का नाम भी वजारत उज़्मा के लिए लिया जा रहा है और इसी तरह इंडिया ब्लॉक के इत्तेहादियों की मीटिंग में भी दिल्ली में ही वो अभी भी हुई है। और इंडियन इलेक्शंस के बाद हिंदुस्तानी और इंटरनेशनल अखबारात बड़े दिलचस्प अपने एनालिसिस और अंदाजे लिख रहे हैं। आज ब्लूमबर्ग में छपने वाली एडिटोरियल मोदीज मैजिक इज फेडिंग फास्ट, हुज नेक्स्ट फॉर इंडिया में सहाफी एंडी मुखर्जी ने अपने तज्जिये में लिखा है कि मोदी का जादू बेरोजगारी और देहातियों की कम आमदनी से तवज्जो हटाने में नाकामी के बाद तेजी से खत्म हो रहा है। उन्होंने मजीद लिखा है कि जो भी अगला वजीर आजम बनेगा उसके लिए वोटर्स से फाइनेंशियल मार्केट्स तक सिर्फ एक ही पैगाम है, वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम नरेंद्र मोदी, व्हेन विल यू, यानी कि हम नरेंद्र मोदी से आगे निकल गए हैं, आप कब बढ़ोगे। मुखर्जी अपने तज्जिये में इस सवाल का जवाब भी देने की कोशिश करते हैं कि अगर मोदी नहीं तो कौन। उनके मुताबिक बीजेपी क्योंकि आरएसएस की अम्ब्रेला राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, जो कि अपने पुरतशद्दुद ख्यालात की वजह से बदनाम है, वो आने वाले वक्त में मोदी की जगह ले सकते हैं। इसी तरह नाजरीन, फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने एडिटोरियल इंडियाज मोदी इमर्जेस वीकेंड में लिखा है कि हालिया इलेक्शन बीजेपी के लिए वेकअप कॉल है कि आप मुखालिफ आवाजें बंद करके भी अपनी मर्जी के नताइज हासिल नहीं कर सकते। गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान बीजेपी ने खौफ के अलावा हिंदुस्तानियों को और कुछ नहीं दिया और इसका जवाब अवाम ने उनकी मुखालिफत में वोट देकर लिया है। हालांकि इस तमाम अरसे के दौरान अपोजिशन जमातें मुनकसिम थीं। इसी तरह फाइनेंशियल टाइम्स ने इंडिया इलेक्शन स्ट्रिप्स नरेंद्र मोदी ऑफ हिज ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी, इसमें लिखा है कि मोदी के खिलाफ साजिशें तो नहीं होंगी, लेकिन उनकी जमात के अंदर और बाहर गिरफ्त कमजोर जरूर हो जाएगी। और इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स में अंजलि मोदी ने इंडियंस आर फाइनली स्टैंडिंग अप टू मोदीज पॉलिटिक्स ऑफ हेट के उन्वान से यह लिखा है कि मोदी पावर में तो रहेंगे, मगर 10 साल तक जारी रहने वाला हिंदुत्व के बयानिए को जड़ से उखाड़ने में वही वक्त लगेगा। लेकिन सेक्युलर इंडिया का ख्वाब देखने वाले अब कुछ सुख का सांस जरूर ले सकते हैं, क्योंकि बिलाखिर भारतीय अवाम मोदी की नफरत के खिलाफ खड़े हो गए हैं। हमने इब्तिदा में आपको 3 चीजों का बताया, पावर, पैसा, प्रेस।
اس کا ذکر کیا کہ کیسے مودی نے اپنے 10 سالہ دور میں ان تینوں کا بے دریغ استعمال کیا. مودی نے پیسے کا استعمال اپنے دوستوں کے ذریعے کیا. مودی کے مخالفین ان پر الزام عائد کرتے رہے کہ مودی اپنے دوستوں گوتم اڈانی اور مکیش امبانی کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور اس کے بدلے پارٹی پر پیسہ خرچ کرواتے ہیں. مودی کی پاور کا اندازہ لگانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ 2017 سے 22 کے دوران مودی سرکار نے اپوزیشن کے 6 سابق وزراء کو گرفتار کروائے, ان پہ کیسز بنوائے, اور 2014 سے 2024 کے دوران انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے 95% کیسز اپوزیشن لیڈرز کے خلاف ہی بنے, اور ان میں راہل گاندھی, سونیا گاندھی, اروند کیجریوال, ڈیپٹی سی ایم دہلی احمد پٹیل جیسے اہم ترین اپوزیشن رہنما شامل تھے. مگر یہاں انٹرسٹنگلی بات یہ اہم ہے کہ وہ تمام لیڈرز کے جن کے خلاف تفتیش کی گئی جب تک وہ اپوزیشن میں رہے کیسز بھگتتے رہے, مگر جیسے ہی بی جے پی میں شمولیت اختیار کی تمام تر کیسز ختم کر دیے گئے. ناظرین, تیسرا میڈیا, پریس. اس کا استعمال مودی نے اپنے دور میں تقریباً تمام میڈیا چینلز کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر کیا. مخالف آوازیں بند کی اور کبھی بھی پریس کانفرنسز میں مشکل سوالات کا سامنا نہیں کیا, بلکہ 2019 میں ایک پریس کانفرنس کے دوران جیسے ہی سوالات کی باری آئی تو مائک امت شاہ کے حوالے کر دیا اور چلتے بنے. مگر یہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مودی نے کل 80 انٹرویوز دیے, اور وہ بھی ان صحافیوں کو کہ جو ان سے مشکل سوالات نہیں پوچھتے تھے. مودی کی انہی پالیسیوں کے پیش نظر پریس فریڈم انڈیکس نے انہیں میڈیا پریڈیٹر کا نام دیا. بھارتی الیکشن سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ ایک عرصے تک لوگوں کو پیسے کے زور پر خرید سکتے ہیں, پاور کے زور پر انہیں زیر عتاب بھی رکھ سکتے ہیں. ہم خیال پریس سے ان کی سوچ تبدیل کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی انیویٹبلی پولنگ ڈے پر پیسہ, پاور, پریس, نن آف دس میٹرز. پیپلز پاور از واٹ میٹرز. پیپلز پاور اپنا کام دکھا دیتی ہے. بات کرتے ہیں سینیٹر مشاہد حسین سید سے. مشاہد حسین سید صاحب, فرمائی دیجیے گا کہ کیا 8 فروری کو میاں نواز شریف صاحب کو زیادہ بڑا سرپرائز ملا تھا یا مودی کو زیادہ بڑا سرپرائز ملا ہے بھارت کے الیکشنز میں؟ دونوں کو اتنا ہی بڑا سرپرائز ملا ہے. پاکستان میں بھی امید تھی کہ بس ون سائیڈڈ ہوگا سارا, کلین سویپ ہوگی. مودی صاحب کو بھی یہی امید تھی کہ کلین سویپ ہوگی اور جو حزب اختلاف ہے کچھ نہیں ہوگا. تو اٹس ایکولی بگ سرپرائز فار بوتھ. کم سے کم ان کا الیکشن کمیشن کا ادارہ اتنا مضبوط ہے اور ان کا سسٹم جو ہے ای وی ایم, الیکٹرانک ووٹنگ مشین, وہ کام کرتا ہے. ایک دھاندلی کا لفظ کسی نے استعمال نہیں کیا, نہ ہارنے والے نے نہ جیتنے والے نے. تو یہ ان کی کامیابی ہے کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہے, ادارے بن گئے ہیں, اور ایک ٹریڈیشن بھی ہے کہ آپ نے رولز آف دا گیم ہے اس کو فالو کرنا ہے. تو ہمارے ہاں رولز آف دا گیم نہیں ہیں, ادارے نہ ہونے کے برابر ہیں, اور پھر رولز چینج ہوتے ہیں ٹو سوٹ یور پولیٹیکل پریفرنسز. تو یہ بنیادی فرق ہے. اور سر, پیپلز پاور آپ کہہ رہے ہیں, دونوں میاں صاحب اور مودی دونوں کو یکساں سا ایک چونکا دینے والا سرپرائز ملا. پیپلز پاور میں بی اسپوک ان بوتھ نیبرنگ کنٹریز. لوگوں نے اپنے حق رائے دہی استعمال کیا, اپنی آواز سنوائی. مگر کیا یہ بی جے پی کے لیے کٹ تو ہے, لیکن بڑا واضح پیغام مودی کے لیے ہے. کیا وزیر اعظم اگلے وہی بننے جا رہے ہیں, اور ڈو یو سی ادر ٹاپ رنرز ان دا ریس, اور اگر وہی بن گئے تو نریندر مودی کی سوچ تبدیل ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, مودی نے سارا الیکشن کس سلوگن پر لڑا تھا؟ اس بار 400 پار, میننگ کہ اس دفعہ ہم 400 سیٹوں سے پار اس کو آگے بڑھائیں گے. لاسٹ ٹائم ان کی سیٹ تھی 303 سیٹیں, ان کو کتنی ملی ہیں؟ 240. یہ بی جے پی کو ملی ہیں. مطلب اکثریتی پارٹی بھی نہیں رہی, وہ لارجسٹ سنگل پارٹی ہے. تو اس وقت تو مودی ہوگا, لیکن اس کی پھوک نکل گئی ہے, ہوا نکل گئی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کو ریلائی کرنا پڑا ہے کولیشن پارٹنرز پر. وہ تیلگو دیسام پارٹی ہے, چندرا بابو نائیڈو کی, بڑا ہائی ٹیک کا بندہ ہے وہ, آندھرا پردیش کا, حیدرآباد دکن سے. اور دوسری طرف نتیش کمار ہیں بہار سے, پروگریسو آدمی ہے, پاکستان بھی آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا 10 سال پہلے لوگوں سے ملے بھی تھے. تو یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ پاکستان ہیٹرز نہیں ہیں, مسلم ہیٹرز نہیں ہیں. تو مودی کو اب وہ جو ان ریزروڈ پاور تھی وہ ختم ہو گئی ہے, اور فرق پڑے گا ایٹیچیوڈ ٹورڈز مسلمز اینڈ ایٹیچیوڈ ٹورڈز پاکستان. کیونکہ مودی اب اکیلا ڈرائیونگ سیٹ میں نہیں ہے, وہ ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے کولیشن پارٹنرز پر. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے, اور جو اس کی توقعات تھیں کہ میں نے یہ کیا, وہ تکبر بہت آ گیا تھا, غرور بڑا آ گیا تھا. میں بہت کر رہا تھا کہ آئی ڈیڈ دس اینڈ آئی ڈیڈ دیٹ, اور آلموسٹ ڈیوائن اسٹیٹس اسیوم کر رہا تھا. تو وہ معاملہ ختم ہو گیا. جیسے لاسٹ ٹائم. سر, میں نے ابتدائیے میں پاور, پیسہ اور پریس کی بات کی. مودی نے استعمال کیا پاور, پریس,
पैसे की, तीनों ने बहरहाल फेल करवा दिया, हाथ धोने पड़ गए। बहुत सी चीज़ों में जिधर हम सबक सीखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के तगड़े होने के, इलेक्शन के नताइज को ना चैलेंज होने में भारत में बहुत सी जगह हम देखते हैं कि मुमासलत भी है। यहाँ भी पावर, पैसा, प्रेस एक कलीदी किरदार अदा करता है। नरेंद्र मोदी को मीडिया प्रेडिटर, प्रेस प्रेडिटर कहा गया। इस वाली हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए सर, गिवन कि आज आप देख रहे हैं एक्स पे पाबंदी है, डेफेमेशन लॉज कानून जो है वो पास कर रहे हैं, सेंट्रल अथॉरिटीज फेडरल गवर्नमेंट बनाने जा रही है, गला घोंटा जा रहा है मीडिया का और बिल्कुल अनअपोलोजेटिकली ये काम किया जा रहा है। डू यू थिंक दिस गवर्नमेंट एंड शहबाज शरीफ साहब इवन सिट एंड वरी व्हाट द लेगेसी विल बी और हाउ दे विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। लेकिन इधर भी ये था कि जनाब हमने सब कुछ बंदोबस्त कर लिया है, इधर भी बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि 8 फरवरी को, जैसे पंजाबी में कहते चिड़ी नहीं फड़केगी, नॉट अ बर्ड विल फ्लाई, सारा सिस्टम हमने कर लिया है। हमने जो ऑपोजिशन है जिसका नाम नहीं लिया जा सकता या कैदी नंबर 804 है, उनका दिया पांचा कर दिया है, उनके कैंडिडेट्स नहीं होंगे, उनके पास अपना सिंबल नहीं होगा, उनको इलेक्शन करने जीतने की इजाजत नहीं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं द पावर ऑफ द पीपल के पास एक ही पावर आती है 5 साल के बाद, वोट देने की। दैट इज देयर हथियार अगेंस्ट द रूलिंग क्लास, अगेंस्ट एन ऑप्रेसिव सिस्टम। और वो इंडिया में एक्सरसाइज किया मोदी के खिलाफ और हमारे सिस्टम के खिलाफ। द सिस्टम फेल टोटली। उनको तो 11:15 बजे होश आई कि हम तो इलेक्शन हार गए हैं। उसके बाद फिर वो फॉर्म 45 से 47 तक आप पहुंच गए 12 बजे के बाद, लेकिन वो क्रेडिबिलिटी तो जीरो रहेगी ना। तो सबक ये सीखना चाहिए कि आप ऐसे इक़दामात ना करें, अक्ल कुल ना समझें, ऑल पावरफुल कोई नहीं है और सबको स्पेस दें, सबको साथ लेके चलें और ये थिंग्स नेवर रिमेन द सेम। और अब क्या है, सारी सियासत पाकिस्तान की तो घूम रही है एक ट्रायंगल में, एक स्टेट पावर है, एक जुडिशरी है और एक कैदी नंबर 804 है। इससे आगे तो आप बाहर निकल नहीं रहे, ना गवर्नमेंट ना पार्लियामेंट कोई रेलेवेंट है ही नहीं। और सर इस पूरे मामले में जब पार्टी की सदारत लिए बैठे हैं नवाज शरीफ साहब 7 साल बाद, उनकी रेलेवेंस आपको कितनी दिख रही है? देखिए जी, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक सरकारी निजाम का हिस्सा बन गई हैं। दे हैव सीज्ड टू बी पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर मोस्टली फैमिली लिमिटेड कंपनीज बन गई हैं और वो अपना सबका यही है कि किसको इंस्टॉल करना है, क्या करना है। और वो जो जैसे पंजाबी में कहते हैं मासी भेड़ा बन गया कि अपना बस इट्स ऑल अबाउट फैमिली एंड क्लैन। और उसमें और एक तरफ एक अवामी कुव्वत है जिसको दबाने की नाकाम कोशिश की जा रही है 8 फरवरी से और वो काबू नहीं आ रहे। तो पॉलिटिकल तो रोल राइट ना किसी का ना, देयर इज नो पॉलिटिक्स हैपनिंग इन दिस। सर मगर इसके एंड बीच में 3 साल बाद वजीर आजम पाकिस्तान का एक चीन के दौरे पर है जहां सीपैक फेज 2 की लॉन्चिंग सेरेमनी में शिरकत कर रहे हैं वो, साथ ही चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे और इसी दौरे में IMF प्रोग्राम में भी चीन की हमायत हासिल करने के अलावा पाकिस्तान पर एक पावर सेक्टर के वाजिबुल अदा $15 अरब से जायद का कर्ज है जिसको रोल ओवर कराना है। इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? 2 अच्छी खबरें आई हैं, एक मोदी का जो शिकस्त हुई है उसका हमलिंग हुई है और दूसरा प्राइम मिनिस्टर का जाना चाइना बड़ा अच्छा हुआ है। क्योंकि अभी तो हम तवाफ कर रहे थे IMF का या वॉशिंगटन का या कि अमेरिका ये करेगा, IMF ये करेगा। तो असल जो हमारा इंटरेस्ट है, असल जो हमारा हदफ होना चाहिए, असल जो हमारा दरीना दोस्त है, जो हमारा चट्टान की तरह खड़ा है, वो अवामी जमहूरिया चीन है। वो अमेरिका नहीं, वो IMF नहीं, वो मगरब नहीं है। अब उसके पास हम गए हैं और वो हर इशू पर, हर मौके पर आपका साथ देता है और हम फिर भी अभी ट्विडल थम्स के यार वो देखें अमेरिका नाराज तो नहीं हो जाएगा, ये नहीं। तो वी शुड हैव स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी। आपको सपोर्ट सिर्फ चीन से मिलेगी और चाइना अभी भी आपको बेल आउट करेगा, लेकिन आप अपना होमवर्क तो करें ना। जो हमारी रवायती नलायकी है, सिक्योरिटी हम प्रोवाइड नहीं कर सके चाइनीज एक्सपर्ट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, और 1 विंडो ऑपरेशन हम प्रोवाइड नहीं कर सके और फिर उनके जो वाजिबात थे वो वापस दे नहीं सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मुशाहिद हुसैन सईद हमारे साथ मौजूद थे। आपको